सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत आपका एनीमिया की दुनिया में। काफ़ी दिनों से चल रहा है, आज अंतिम टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं। एनीमिया का अंतिम टॉपिक, उस पर्टिकुलर एनीमिया का नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। तो स्टार्ट करें अपन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या मतलब होता है? एप्लास्टिक एनीमिया का पहला इसका बेसिक समझे। सारी की सारी ब्लड सेल का निर्माण आप सभी को पता है बोन मैरो के अंतर्गत होता है। बोन मैरो के अंतर्गत ब्लड सेल का निर्माण करने वाली पर्टिकुलर पहली सेल को नाम देते हैं अपन स्टेम सेल। इसी स्टेम सेल से आगे चलकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण होता है। यदि किसी कारण की वजह से बोन मैरो की स्टेम सेल डिप्रेस हो गई है, यदि किसी कारण की वजह से बोन मैरो की स्टेम सेल डिप्रेस हो गई है, तो सारी की सारी ब्लड सेल का निर्माण कम हो जाएगा। बोले तो इंसान के ब्लड में आरबीसी के नंबर भी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी के नंबर भी कम हो जाएंगे और प्लेटलेट के नंबर भी कम हो जाएंगे। इन तीनों सेल के नंबर कम होना, इसी पर्टिकुलर अवस्था को अपन नाम देते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। तीनों सेल के नंबर कम होना, इसी पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। परंतु यहां फिर से एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर, जब एप्लास्टिक एनीमिया में तीनों ब्लड सेल के नंबर कम होते हैं, तो फिर इसको अपन ल्यूकोसाइटोपिनिया क्यों नहीं बोलते? तो फिर इसको अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों नहीं बोलते? देखें, यहां सबसे ज्यादा जिस सेल के नंबर कम होते हैं उस सेल का नाम होता है आरबीसी। इनके भी नंबर कम होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वह आरबीसी पर पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस एनीमिया के अंदर बोन मैरो डिप्रेस हो गया। इस एनीमिया के अंदर बोन मैरो डिप्रेस हो गया और बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से सारी की सारी ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो गया। सारी की सारी ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाना, इस अवस्था को इस तरीके से डिफाइन करें अपन, एनीमिया डेवलप हो गया इंसान में, ल्यूकोसाइटोपिनिया डेवलप हो गया इंसान में, ल्यूकोसाइटोपिनिया डेवलप हो गया और साथ में प्लेटलेट के नंबर कम हो गए, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो गया। यानी इस पर्टिकुलर इंसान में यह तीनों कंडीशंस अपन को देखने को मिलेंगी और इन तीनों कंडीशंस को मिलाकर अपन नाम देते हैं पानसाइटोपिनिया। तो अपन बोलें द कंडीशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय पानसाइटोपिनिया। The condition of aplastic anemia is characterized by pancytopenia। अब अपन बात करें किसी भी इंसान का बोन मैरो क्यों डिप्रेस हो गया। किसी भी इंसान का बोन मैरो क्यों डिप्रेस हो गया, उसका कारण अपन जाने। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बोन मैरो सप्रेशन और एप्लास्टिक एनीमिया आर अननोन। इसका किसी भी तरह का कोई कॉज नहीं है, अननोन है। बट देयर आर सर्टेन फैक्टर विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया होने की रिस्क को बढ़ा देते हैं? आंसर इज फैमिली हिस्ट्री। आंसर इज फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली में किसी को पहले एप्लास्टिक एनीमिया हो रखा है, तो आने वाली जनरेशन में एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, ऐसा देखा गया है कि वह इंसान जो हैवी रेडिएशन में काम करते हैं,
एक्सरे में, गामा रेज में, बीटा रेज में, रेडिएशन एक्सपोजर जिनमें लंबे समय तक होता है, उनमें भी एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना हो जाती है। अगले कारण की अपन बात करें, किसी इंसान की बॉडी में वायरल का इन्फेक्शन हुआ, वायरल का इन्फेक्शन हुआ, वायरल का इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद जब वो सही हो गया तो इंसान में एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। अच्छा, सही होने के बाद भी एप्लास्टिक एनीमिया हुआ, क्या वायरस ने डिप्रेस कर दिया? नहीं भैया, वायरस के बाद यह कंडीशन डेवलप हुई है, परंतु वायरस ने डिप्रेस नहीं किया। ऐसा हुआ होगा शायद कि वायरस बॉडी में आया, शरीर ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई और वो एंटीबॉडी 8-10 दिन बाद बोन मैरो को खाने लग गई। वो एंटीबॉडी 8-10 दिन बाद बोन मैरो को खाने लग गई और बोन मैरो की स्टेम सेल को खाने लग गई, तो बोन मैरो ने ब्लड सेल का निर्माण कम कर दिया। इसका मतलब खुद अपनी एंटीबॉडी अपने ही ऑर्गन को खाने लगे, तो कुछ सरकमस्टांस में इसको ऑटो इम्यून भी माना जाता है। कुछ सरकमस्टांस में इनको ऑटो इम्यून भी माना जाता है। इज दैट क्लियर? दैट बेसिक्स ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। अब इस एप्लास्टिक एनीमिया को सिस्टमेटिक तरीके से यदि अपन जाने, तो जो मरीज अपने पास आएगा वो कौन कौन से सिम्टम लेकर आएगा। 10 दिन से मुझे बहुत ज्यादा थकान है, हाथ पैरों से चला नहीं जाता, थक जाता हूं, नींद नहीं आ रही 7-10 दिन से, 15 दिन से कभी तो गले में इन्फेक्शन है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी नोज से ब्लीडिंग होती है, कभी स्टूल में ब्लड आता है। फिर अपन उसकी जांच कराएंगे तो तीनों ब्लड सेल के काउंट अपन को कम मिलेंगे। गौर करो, देखो, थकान रहती है, नींद नहीं आती, धड़कन बढ़ जाती है, सांस में दिक्कत है, साइन ऑफ डिक्रीज आरबीसी। गले में इन्फेक्शन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, साइन ऑफ ल्यूकोसाइटोपिनिया। नोज से ब्लडिंग हो चुकी है पिछले सप्ताह में 3-4 बार, स्टूल में ब्लड आता है, साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तीनों को मिलाकर बोलें तो एक लाइन में बोल सकता हूं, द कंडीशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम ऑफ पानसाइटोपिनिया। द कंडीशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया is characterized by symptom of pancytopenia। पानसाइटोपिनिया के सिम्टम इसमें आने लग जाएंगे। जब इस तरह के मरीज में तीनों ब्लड सेल काउंट आपको कम मिलेंगे, कौन सी जांच कराई आपने? सीबीसी कराई जी। सीबीसी में तीनों की तीनों ब्लड सेल के काउंट आपको कम मिले, तीनों ब्लड सेल के काउंट आपको कम मिले। अब फर्दर अपन को क्या करना है? सीधा दिमाग लगाएंगे, बोन मैरो पे जाएंगे, बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे। बोन मैरो बायोप्सी में एप्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। अब क्या करें? देखो, बोन मैरो ने ब्लड सेल बनाना छोड़ दिया, अब ऐसी कोई दवाई थोड़ी आती है जो उसमें लगा दें बोन मैरो बनाने लग जाए। नहीं, अब तो परमानेंट तौर पर तो एक ही इलाज होगा, इंसान का बोन मैरो चेंज करें, नया बोन मैरो जिसमें है वो हेल्दी स्टीम सेल हैं वो लगाएं, तो इलाज होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा जी, अभी तो बोन मैरो नहीं मिल रहा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएं, अब क्या करें? तो हर महीने ब्लड लगाते रहो, हर महीने में 15 दिन में बुलाओ और उसको ब्लड लगाते रहो। तो टेम्परेरी मैनेजमेंट में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान में पानसाइटोपिनिया है, तो उसके लिए अपन उसको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे। इट इज द बेसिक फैक्ट अबाउट द एप्लास्टिक एनीमिया। तो देखें, एप्लास्टिक एनीमिया को अब सिस्टमेटिक तरीके से अपन जाने। सबसे पहले एप्लास्टिक एनीमिया की परिभाषा। पहला पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया?
देखें, एप्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय it is a condition in which, यहां लिखेंगे अपन, it is a condition in which the bone marrow is unable for the production of blood cells. Bone marrow is unable for the production of blood cell. इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ब्लड सेल्स बोल दिया, इसका मतलब है तीनों ब्लड सेल कम हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड अपन बोलना चाहेंगे, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द कंडीशन is characterized by pancytopenia. The condition is characterized by pancytopenia. What is the meaning of pancytopenia? It means anemia plus leukocytopenia plus thrombocytopenia. बोले तो डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल, डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया? एप्लास्टिक एनीमिया क्यों हो जाता है? इसके अलावा what is the risk factor of aplastic anemia? What are the risk factors of aplastic anemia? यहां अपन डील करेंगे, the exact cause of aplastic anemia is unknown. The exact cause of aplastic anemia is unknown. एप्लास्टिक एनीमिया का कॉज अभी तक डिफाइन नहीं है, बट देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर विच इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। द रिस्क फैक्टर्स आर, अभी अभी आपको बताए, यदि किसी की फैमिली में पहले किसी मेंबर को एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है तो आने वाली जनरेशन में भी एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। आने वाली जनरेशन में एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में आने से, लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में आने से, बोले तो प्रोलॉन्ग रेडिएशन एक्सपोजर, उन इंसानों में भी कभी कभार बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है। और कंडीशन की बात करें, कुछ कैंडिडेट में यह बीमारी देखी गई थी वायरल इन्फेक्शन के बाद, तो इसका कारण दिया जाता है कभी कभार यह बीमारी डेवलप हो जाती है आफ्टर वायरल एक्सपोजर, आफ्टर वायरल एक्सपोजर। और वायरल एक्सपोजर के बाद यह क्यों डेवलप हो रही है? खुद एंटीबॉडी जो बनी है वायरस के संक्रमण के बाद, वह अपने बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करने लग गई है। इसका मतलब इसको ऑटो इम्यून भी माना जाता है। कुछ एक इंसानों में कैंसर होने के बाद लगने वाली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, परंतु यह यूजुअली टेम्परेरी होता है।
जब ये कोर्स खत्म होता है तो वापस से रीजनरेट कर जाता है बोन मैरो, तो ये टेम्परेली होता है। तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर विच इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया होने के बाद कौन से क्लिनिकल फीचर अपीयर होंगे? तो एक लाइन में बोला जाए तो बोल सकता हूं मैं, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई pancytopenia. The condition is characterized by pancytopenia. इस कंडीशन में pancytopenia डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है इस कंडीशन में pancytopenia के फीचर आने लग जाएंगे। देन व्हाट आर द फीचर ऑफ pancytopenia? pancytopenia में क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया, क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया क्या आएंगे? एनीमिया के फीचर, भैया थकान हो जाती है थोड़ा सा चलने पर ही, नींद आना बंद हो गई है पिछले 10 दिनों से, भूख लगना बंद हो गई है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, चलता हूं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मुझे खुद को महसूस होने लग जाती है, पाल्पिटेशन, साथ में थोड़ा सा चलने पर ही दम भर आता है, बोले तो डिस्निया। पढ़ लिए हैं अपन ने लास्ट लेक्चर में क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया, वो फीचर आने लग जाएंगे। क्लिनिकल फीचर ऑफ ल्यूकोसाइटोपिनिया, क्लिनिकल फीचर ऑफ ल्यूकोसाइटोपिनिया, इंसान में ल्यूकोसाइटोपिनिया के फीचर डेवलप हो जाएंगे। और इंसान में डेवलप हो जाएंगे फीचर ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंसान में डेवलप हो जाएंगे फीचर ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या फीचर डेवलप हो जाएंगे? देखें, ल्यूकोसाइटोपिनिया की कंडीशन में इंसान में रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, बोले तो बार बार गले में इन्फेक्शन होगा, थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई हो सकता है, जीआई इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मरीज में डेवलप हो जाएंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो नोज से बार बार ब्लीडिंग हो सकती है, बोले तो एपिस्टेक्सिस होगा, स्टूल में ब्लड आ सकता है, कंडीशन को बोलेंगे मेलेना, और साथ में वॉमिटिंग में ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है, कंडीशन इज नोन एज हेमेटेमेसिस। ये सारे की सारी कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। यानी एप्लास्टिक एनीमिया में चूंकि पानसाइटोपिनिया डेवलप हो रहा है तो इंसान में एनीमिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के फीचर आएंगे। ये आप देख रहे हो, ब्लीडिंग हो रही है शरीर में, इन्फेक्शन हो रहा है शरीर में, और उधर एनीमिया के फीचर आ रहे हैं। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक मेजर यूज्ड टू डायग्नोस द एप्लास्टिक एनीमिया? कौन कौन से डायग्नोसिस आप इस्तेमाल करोगे? तो देखें, डायग्नोसिस के अंतर्गत अपन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अगला अपना स्टेप होगा सीबीसी। सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा जी? तीनों ब्लड सेल के काउंट देखने को मिलेंगे,
और तीनों ब्लड सेल के काउंट यदि कम है तो पानसाइटोपिनिया है, तो दिमाग एक ही आंसर देगा कि बोन मैरो में गड़बड़ है। और बोन मैरो में गड़बड़ का पता लगाने के लिए जांच करेंगे अपन, और कन्फर्मेटिव टेस्ट का नाम होगा बोन मैरो बायोप्सी। कन्फर्मेटिव टेस्ट का नाम होगा बोन मैरो बायोप्सी। तो यहां बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। नाउ कम ऑन टू द मैनेजमेंट। क्या इलाज करें भैया? एक बार एप्लास्टिक एनीमिया हो गया तो बताओ रहेगा कब तक? आंसर है जब तक है जान तक। जब तक है जान तक रहेगा। इसके दो मैनेजमेंट हो सकते हैं। परमानेंट मैनेजमेंट तो क्या होगा इसका? एप्लास्टिक एनीमिया का परमानेंट मैनेजमेंट तो नया बोन मैरो लगवा दो मरीज को। नया बोन मैरो लगवा दो मरीज को। और नया बोन मैरो, इसको अपन नाम देते हैं BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बोन मैरो निकाल के इंसान को लगाओगे तो बोन मैरो में मेनली क्या निकालोगे? स्टेम सेल, वही तो निकालोगे। तो इसका एक और नाम है, एक एग्जाम में इस नाम से भी आया है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। और आंसर गया था उसका हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का दूसरा नाम है ये, हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। ये तो परमानेंट मैनेजमेंट हो गया, पर जरूरी थोड़ी है आज घोषित हुआ और शाम को बोन मैरो मिल जाए। नहीं, मैचिंग, क्रॉस मैचिंग होगी पहले तो ब्लड ग्रुप की, फिर उसके बाद भी बोन मैरो लिया जाएगा, टिश्यू मैचिंग होगी। तो यहां पर जब तक बोन मैरो नहीं मिले, जब तक बोन मैरो नहीं मिले, उससे पहले जो मैनेजमेंट करते हैं उसको टेम्परेरी मैनेजमेंट में काउंट करते हैं। तो बोन मैरो मिलने में साल भर लग गई भैया, और कई बार 2-2, 4-4 साल लग जाती हैं, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो जब तक बोन मैरो नहीं मिले, अपन मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या PCV ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या PCV ट्रांसफ्यूजन करेंगे इंसान के अंदर। इसके अलावा कब तक करोगे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन? आंसर है जब तक कि बोन मैरो नहीं मिले। उसके अलावा जब तक बोन मैरो नहीं मिलेगा तो उसको सलाह भी देनी है। किसके बारे में सलाह दोगे? पानसाइटोपिनिया के बारे में। किसके बारे में सलाह दोगे? पानसाइटोपिनिया के बारे में। द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड फॉर पानसाइटोपिनिया। कैसे सलाह दोगे? कि तेरे शरीर, तुम्हारे शरीर में सारी ब्लड सेल के काउंट कम हैं, तो अब अपनी दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन तुम्हें करना है, ये एडवाइज अपन देना चाहेंगे। तो यहां पर सलाह सोचो आप, क्या सलाह होनी चाहिए? क्या सलाह होनी चाहिए? एडवाइज फॉर पानसाइटोपिनिया। तो पानसाइटोपिनिया है इंसान में, इसको समझ लो। एक तो एनीमिया के बारे में सलाह दोगे आप, क्या करें एनीमिया का? कि भैया एक तो ज्यादा से ज्यादा खेलो, दौड़ भाग करो, एक्सरसाइज करो, या घर में चुपचाप रेस्ट करो। तो आंसर है घर में चुपचाप रेस्ट कर लो, उसी में फायदा है। अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, जितना खेलोगे भागोगे उतनी ही थकान होगी। तो पहली सलाह, अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। और हैवी एक्सरसाइज या एक्सरसाइज करनी नहीं है,
फिर क्या करना है, मैक्सिमम रेस्ट। अच्छा, उससे भी सिम्टम रिकवर ना हो तो आरबीसी लगा दो, उससे भी सिम्टम रिकवर ना हो तो फिर लास्ट उपाय तो यही है, पीसीवी ट्रांसफ्यूजन। अवॉइड हैवी advised if the symptom persist and does not recover then PCV transfusion has been made। ये सलाह काउंट करना चाहेंगे। अगली सलाह 4 ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या सलाह देंगे अपन इसमें कि भैया घर में किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो उससे अलग हो जाना, क्योंकि तेरे इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तेरी बॉडी में WBC की संख्या कम है। तो घर में किसी को भी इन्फेक्शन होने के पश्चात अपने आप को उससे आइसोलेट कर लेना है। अच्छा, घर में जो फल और सब्जियां लाते हैं घर वाले, 2-4 मेंबर तो बिना धोए हुए खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तेरे को अब हमेशा धोकर खानी है, अच्छे से वॉश करनी है, फल और सब्जियां अच्छे से वॉश करनी है, फ्रूट और वेजिटेबल, अदरवाइज तेरे फर्क पड़ जाएगा, तुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, बाकियों का तो कोई पता नहीं। उसके अलावा सलाह देंगे कि सुबह शाम जब 2 बार ब्रश करे तो ब्रश करने के बाद बीटाडीन से गार्गल जरूर करने, ताकि गले में इन्फेक्शन होने से बच सके, बार बार गले में ही इन्फेक्शन होगा। ये सलाह देनी है, बीटाडीन के गार्गल करने हैं गले में इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जब भी घर वाले हॉस्पिटल लेकर जाएं तो हमेशा मास्क लगाकर जाना है। घर वाले बिना मास्क के जा सकते हैं, तंदुरुस्त हैं, बट आप तंदुरुस्त नहीं हो, तो यूज एवरी टाइम मास्क व्हेनेवर इन हॉस्पिटल। जब भी हॉस्पिटल में जाओ तो मास्क पहनकर जाना है। रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी है, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी है, और साथ में पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। ये सारी की सारी सलाह आप उसको देना चाहें। घर में किसी के URI या बीमार होने पर उसको देखने मत जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो। फ्रूट और वेजिटेबल को धोकर ही खाना है, बाकी बिना धोकर खा रहे हैं तो रहने दो। सुबह शाम ब्रश करने के बाद बीटाडीन से गार्गल करने हैं। अस्पताल में जाओ तो मास्क लगाकर जाना है। लगातार अपने हाथों को धोते रहना है और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर हैविंग ल्यूकोसाइटोपिनिया इन योर बॉडी एंड यू आर ए पेशेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा नेक्स्ट सलाह, मरीज को सलाह देंगे अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। यदि यह इंसान 50-55 साल का है, यदि यह इंसान 50-55 साल का है तो अपन उसको समझाएंगे भैया बीपी को चेक करते रहो, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, और बीपी ज्यादा है तो बीपी की गोली लो। बीपी का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से क्या संबंध? बीपी का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से क्या संबंध? संबंध है, जब इंसान का बीपी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका एक सिम्टम आता है एपिस्टेक्सिस, और यहां एपिस्टेक्सिस होना खतरनाक होगा, क्योंकि नोज से एक बार ब्लीडिंग होने लगी तो लगातार ब्लीडिंग होगी। तो सबसे पहली सलाह उसको देना चाहेंगे, भैया तू अपना बीपी मेंटेन करके रख, मैनेज ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। अगली सलाह, सुबह शाम ब्रश करते हो आप? हाँ जी करता हूं। कैसी ब्रश इस्तेमाल करते हो, सॉफ्ट या हार्ड या मीडियम? मीडियम करता हूं, आज के बाद सॉफ्ट करनी है, और मार्केट में और आ गई सुपर सॉफ्ट, वो करनी है।
दांतों की घिसाई से दांत नहीं चमकते हैं। दांतों के बीच में बचा हुआ कचरा निकालना है जो सुपर सॉफ्ट से भी निकल जाएगा। हार्ड का इस्तेमाल करेगा तो गम ब्लीडिंग हो सकती है और ज्यादा होगी क्योंकि बॉडी में प्लेटलेट नहीं है। बॉडी में प्लेटलेट नहीं है तो यहां पर सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट टूथ ब्रश आर एडवाइज्ड। एनाल्जेसिक, सर दर्द हो रहा है, जाओ मार्केट से गोली ले आओ। गोली ले आया, मेडिकल वाले ने दे दी एस्प्रिन, अगर ले ली तो मारा जाएगा। सर दर्द हो या शरीर में दर्द हो तो एनाल्जेसिक कोई सी भी खा लेना, एस्प्रिन मत खाना क्योंकि एंटी प्लेटलेट है। प्लेटलेट शरीर में वैसे ही कम है, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो एनाल्जेसिक के रूप में कौन सी दवाई है जिसको अवॉइड करना है? आंसर है एस्प्रिन। अवॉइड एस्प्रिन एज एनाल्जेसिक। अवॉइड एस्प्रिन एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के रूप में एस्प्रिन को हमेशा अवॉइड करना है। अगला पॉइंट, बाहर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और स्विमिंग 4 खेल जानता है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और स्विमिंग, कौन सा खेल खेलने जाने दें? बैडमिंटन गिर गया चोट लग जाएगी, क्रिकेट हॉकी चोट लग सकती है, स्विमिंग खतरा कम है, स्विमिंग करने दो। अगर उसको चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बॉडी में ज्यादा समय तक ब्लीडिंग होगी। इसका मतलब है कि क्यों बाहर जाता है, घर में ही खेल ले मोबाइल पर, लूडो या कैरम, सांप सीढ़ी और तो और पबजी नहीं खेलना है। ये केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं आप इसको पकड़ लें। बड़े शौकीन हो गए हैं आजकल लोग, इसके अवॉइड ही करना है, एडिक्शन में नहीं लाना है। मीनिंग है इस मरीज को अपन सलाह देंगे कौन से गेम को सामान्यतः अवॉइड करे, तो आंसर है आउटडोर गेम। अवॉइड आउटडोर गेम, क्योंकि बाहर आउटडोर गेम खेलेगा, चोट लग गई तो लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है। मरीज अपने पास आया, उसको पैर में दर्द हो रहा है, अपन उसको दवाई देना चाहते हैं, बहुत तेज दर्द है, वो कह रहा है इंजेक्शन लगा दो। नहीं यार, आईएम इंजेक्शन अपन ने मरीज को लगाया तो ब्लड वेसल रप्चर होंगी, हिमेटोमा बन सकता है। तो ऐसे इंसान में आईएम इंजेक्शन को भी अवॉइड करेंगे जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। यहां अपन बोलेंगे अवॉइड आईएम इंजेक्शन, अवॉइड आईएम इंजेक्शंस। आईएम इंजेक्शंस को अपन अवॉइड करेंगे। दीज आर द एडवाइज which are given to the patient who is having aplastic anemia। aplastic anemia वाले मरीज को ये सारी की सारी सलाह अपने द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। शायद आपको समझ में आ गया। एनीमिया वाला, एनीमिया के लिए एक्सरसाइज मत कर, रेस्ट कर, फिर भी सिम्टम ना जाए तो पीसीवी लगा दो। ल्यूकोसाइटोपिनिया के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो, घर में जब कोई बीमार हो। फल और सब्जियों को अच्छे से धोना है, फल और सब्जियों को अच्छे से धोना है, बीटाडीन गार्गल करने हैं। अस्पताल में जाए तो मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि आपके शरीर में ल्यूकोसाइटोपिनिया हो रखा है पहले से। बीपी मैनेज रखना है। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आई होगी आपको कि बीपी का इससे क्या संबंध? भैया बीपी बढ़ेगा तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस, इसलिए बीपी मैनेज करना है। सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है, एस्प्रिन एज ए एनाल्जेसिक नहीं लेनी, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी को अवॉइड करना है और आईएम इंजेक्शन को भी अवॉइड करना है। दीज आर द एडवाइज गिवन टू द पेशेंट हु इज हैविंग pancytopenia or aplastic anemia. It is the end of all type of anemia. It is the end of
ऑल टाइप ऑफ एनीमिया देख लें आप, ये एप्लास्टिक एनीमिया का बेसिस है। बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, सारी ब्लड सेल के काउंट कम हो जाते हैं, परंतु आरबीसी के काउंट सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए यह एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया में तीनों ब्लड सेल के काउंट कम हो जाते हैं। इस परिस्थिति को पानसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। देखें आप परिभाषा, इट इज ए कंडीशन in which the bone marrow is unable for the production of all blood cell but especially the RBC. The condition of aplastic anemia is characterized by pancytopenia which include anemia with leukocytopenia with thrombocytopenia. The exact cause of aplastic anemia are unknown, but there are certain factors which increase the risk of aplastic anemia, and these are family history, radiation exposure, after viral exposure, it may be also considered as autoimmune, and after the chemotherapy and radiation therapy, but due to the chemo and radiotherapy, the condition which develops will be temporarily होगा, permanent नहीं होगा। Next, the clinical feature of aplastic anemia, the condition is characterized by pancytopenia। एनीमिया के सिम्टम आएंगे जो इस तरीके से हैं, फैटिगनेस, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाल्पिटेशन, डिस्निया, ये सारे पढ़ चुके हैं आप। देन ल्यूकोसाइटोपिनिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एपिस्टेक्सिस, मेलेना, हिमेटेमेसिस, और बॉडी पर रेड कलर के चकते भी बन सकते हैं, रेड पर्पल कलर के चकते बनना, परप्यूरा, ये कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। क्या डायग्नोसिस करना चाहोगे? तो देखें, बीमारी का पता तो वैसे सीबीसी से में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के काउंट कम मिलेंगे, और तीनों ब्लड सेल के काउंट कम मिलना सीधा सा इंडिकेट करता है कि इंसान के बोन मैरो ने ब्लड सेल का बनाना कम कर दिया है। तो इसका कन्फर्मेटिव जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो होगा बोन मैरो बायोप्सी। द कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया इज बोन मैरो बायोप्सी। क्या इलाज करें? देखो, परमानेंट इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, बट बोन मैरो के लिए सबसे पहले तो एक डोनर चाहिए। उसके बोन में ट्रोकर की सहायता से, सिरिंज से अपन बोन मैरो एस्पिरेट करेंगे। उससे पहले उसकी जांच होगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग, क्रॉस मैचिंग होगी, फिर टिश्यू मैचिंग होगी, फिर वो देने को तैयार हो तब उस बोन मैरो को निकालकर अपन इस इंसान में ट्रांसफ्यूज करेंगे। स्टेम सेल जाएंगी, बोन मैरो से चिपककर नई सेल बनाना स्टार्ट कर देंगी। इसी को बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। एक ही बात है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। ये तो हो गया परमानेंट, पर ऐसा थोड़ी आजकल में ही मिल जाएगा। जब तक ना मिले तब तक क्या करना है? बार बार ब्लड लगाते रहो, आरबीसी लगाते रहो, और मरीज को सलाह देनी है पानसाइटोपिनिया के बारे में। यह सलाह मरीज को माननी है। आखिर कब तक? आंसर है जब तक बोन मैरो ना मिले। आंसर है जब तक बोन मैरो ना मिले। और पानसाइटोपिनिया वाले मरीज को एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कौन कौन सी सलाह दी जानी चाहिए? तो पानसाइटोपिनिया वाले मरीज को नर्सिंग स्टाफ के द्वारा दी जाने वाली एडवाइज निम्न प्रकार है। एनीमिया के लिए देखो, एनीमिया का तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस यही बोल सकते हैं रेस्ट करो, एक्सरसाइज मत करो। ल्यूकोसाइटोपिनिया के बारे में बहुत सारी सलाहें। देखिए, क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर हमें देंगे शायद। क्या ये सारी की सारी सलाह अपन एचआईवी वाले मरीज को भी दे सकते हैं? क्या सारी की सारी सलाह एचआईवी वाले मरीज को दे सकते हैं? यस, उसमें भी तो इम्यूनिटी सप्रेस है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, तो यहां भी सलाह देंगे अपन। उसके अलावा ब्लडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में ब्लडिंग को रोकने वाली सेल कमजोर पड़ गई है,
तो ये सारी की सारी एडवाइज अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से मरीज को देना चाहेंगे। तो दीज आर द एडवाइज विच आर गिवन टू द पेशेंट विद एप्लास्टिक एनीमिया। इट इज द एंड ऑफ एनीमिया। सारे तरह के एनीमिया को ब्रॉड वे में मैंने आपको पढ़ा दिया। परिभाषा, एटियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, उसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक मेजर और मैनेजमेंट बता दिया। अब यहां मैं पूछूं द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इन एप्लास्टिक एनीमिया इज, बोन मैरो नहीं बना रहा, थोड़ी बहुत बना रहा है, अच्छा बना रहा है वो तो नॉर्मल होंगी, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, आंसर है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। तो सारे तरह के एनीमिया का एंड होता है। अब अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में बेहद इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और व्यवहारिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।